हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हरित क्रांति की अगर हम बात करते हैं तो भारत में हरित क्रांति की वास्तविक शुरुआत जो है वो हुई थी 1960 के दशक में, 1966 में। और भारत में हरित क्रांति प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या था? खाद्यान्न उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाना। भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1966 में हरित क्रांति प्रारंभ की गई थी। और इसके अंतर्गत उत्पादन की जो नई तकनीक हैं, रासायनिक उर्वरक हैं, अधिक उपज देने वाले जो बीज हैं जिनको हम क्या कहते हैं, HYV, इनके प्रयोग पर जोर दिया गया था। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए अच्छी उपज वाले जो बीज हैं, अच्छी किस्म के जो बीज हैं जिनको हम क्या कहते हैं, HYV, उत्पादन की नई तकनीक, अच्छा जो उर्वरक हैं उनके प्रयोग पर बल दिया गया था ताकि कृषि उत्पादन जो है वो तेजी से बढ़ सके। और इसी वजह से फसलों की जो प्रति हेक्टेयर उत्पादकता है वो तेजी से बढ़ी। भारत ने हरित क्रांति को जब अपनाया तो उसके पश्चात फसलों की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता जो है वो तेजी से बढ़ी। ये तो हो गया हमारा हरित क्रांति के बारे में एक तरह से इंट्रोडक्शन। लेकिन जब 1966 में हरित क्रांति प्रारंभ की गई थी तो उससे पहले 1950 का जो दशक था उसमें कृषि विकास की जो दर थी वो बहुत धीमी थी। इसलिए सरकार के लिए ये चिंता का विषय बन गया और सरकार ने कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए उसके बारे में सोचना प्रारंभ कर दिया। 1950 के दशक की अगर हम बात करते हैं तो 1957 तक कृषि उत्पादन जो था, कृषि विकास की जो दर थी वो बहुत धीमी थी। लेकिन 1958 में गेहूं का जो कुल उत्पादन था वो अचानक बढ़ गया था। कितना? 120 लाख टन से 170 लाख टन हो गया था। इसलिए इसे अमेरिकी जो कृषि वैज्ञानिक हैं विलियम गोड, उन्होंने इसको क्या संज्ञा दी थी? हरित क्रांति। लेकिन वास्तविक हरित क्रांति जो है वो 1966 में प्रारंभ हुई थी। 1960 के दशक में भारत सरकार के द्वारा कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया था। उस कार्यक्रम का क्या नाम था? IADP, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, या जिसको हम पैकेज कार्यक्रम भी कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या था? कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि करना। लेकिन जब भारत सरकार के द्वारा जो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी, और कृषि मंत्री थे C. सुब्रमण्यम। उन्होंने कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए 1966 में कृषि की नई रणनीति को अपनाया। कृषि के लिए एक नई रणनीति बनाई थी जिसको हम किस नाम से जानते हैं? हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? 1966 में। और किस फसल पर अपनाया गया था इसको? सर्वप्रथम खरीफ की फसल चावल के ऊपर इसको सबसे पहले अपनाया गया था। उसके बाद में जो रबी की फसलें हैं, गेहूं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए फिर उसको अपनाया गया था। तो सर्वप्रथम वास्तविक रूप से हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो हुई थी 1966 में। खरीफ की जो फसल है चावल, उस पर इसका प्रयोग किया गया था। और बाद में रबी की फसल गेहूं के ऊपर भी इसका प्रयोग किया गया था। विश्व के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो जो 1960 का दशक है उसमें कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग, जो कहाँ के थे? अमेरिका के। लेकिन वो अपना जो कार्य करते थे वो कहाँ पे करते थे? मेक्सिको में। कौन? नॉर्मन बोरलॉग। तो इन कृषि वैज्ञानिक ने गेहूं के उन्नत किस्म की खोज की थी, ठीक है। और जिससे क्या हुआ था? जो कृषि उत्पादकता थी उसको 200 से 250 गुना तक बढ़ाया जा सकता था। विश्व में अगर हम बात करते हैं तो मेक्सिको में कृषि अनुसंधान क्षेत्र में कृषि वैज्ञानिक कार्य करते थे, अमेरिका के थे नॉर्मन बोरलॉग। इन्होंने गेहूं की उन्नत किस्म की खोज की थी जिसके द्वारा गेहूं के जो उत्पादन है, कृषि का जो उत्पादन, उसको 200 से 250 गुना बढ़ाया
जा सकता था और इसके फलस्वरूप विश्व के बहुत सारे देश थे, उन्होंने इस उन्नत किस्म का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया गया था, क्योंकि इससे कृषि उत्पादकता जो थी उसको कई गुना बढ़ाया जा सकता था। तो सर्वप्रथम इन बीजों का जो प्रयोग है वो कहाँ पे हुआ था विश्व में? मेक्सिको में और ताइवान में। और भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत में सर्वप्रथम इसका जो प्रयोग है वो 1966 में खरीफ की फसल जो है चावल, ठीक है, उस पर इसका किया गया था। और चावल की कौन सी किस्म पर इसका प्रयोग किया गया था? टाइचुंग नेटिव पर। भारत में हरित क्रांति की अगर हम बात करते हैं तो हरित क्रांति में उन्नत किस्म के जो बीज हैं उनका प्रयोग 1966 में खरीफ की फसल पर किया गया था। खरीफ की कौन सी फसल? चावल। और चावल की एक उन्नत किस्म थी कौन सी? टाइचुंग नेटिव, इस पर। और रबी की फसल की अगर हम बात करते हैं तो उसमें गेहूं पर इसका प्रयोग किया गया था। और गेहूं की कौन कौन सी किस्मों पर प्रयोग किया गया था? लर्मा, रोजो 64A और सोनारा 64। भारत में अगर हम हरित क्रांति की बात करते हैं तो मेक्सिको के नॉर्मन बोरलॉग जो थे उन्होंने गेहूं की जो किस्मों की खोज थी उसमें कुछ कमियां थी। तो भारत के जो कृषि वैज्ञानिक के डॉक्टर MS स्वामीनाथन, उन्होंने मेक्सिकन गेहूं के बीजों की जो कमियां थी उनको दूर करके एक गेहूं की नई किस्म विकसित की थी। मेक्सिकन गेहूं जो थे, गेहूं के जो बीज थे उनकी जो कमियां थी उन कमियों को दूर करके भारत के कृषि वैज्ञानिक कौन? डॉक्टर MS स्वामीनाथन, इन्होंने गेहूं की नई किस्म की खोज की थी। कौन सी? शरबती सोना और पूसा लर्मा। तो भारत में अगर हम बात करते हैं तो भारत में हरित क्रांति के जो जनक है वो किसे माना जाता है? कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन। जबकि हम विश्व में अगर हरित क्रांति के जनक की बात करते हैं तो कौन माने जाएंगे? नॉर्मन बोरलॉग, जो मेक्सिको के कृषि अनुसंधान क्षेत्र में कार्य करते थे। इनका कार्य क्षेत्र जो था वो कहाँ था? मेक्सिको। उसके बाद में जब हम बात करते हैं तो इस समयावधि में कृषि क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ाने के लिए चावल, गेहूं की नई किस्मों की खोज की गई थी। तो कृषि की इस नई रणनीति को क्या कहा जाता है? बीज उर्वरक क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि इस नई कृषि रणनीति में जो अच्छी किस्म के बीज हैं कौन से? HYV, हाई यील्डिंग वेराइटी के जो बीज हैं, अच्छी क्वालिटी का जो उर्वरक हैं, रासायनिक उर्वरक हैं, उनके प्रयोग पर बल दिया गया था। इसलिए इस क्रांति को हम और किस नाम से जानते हैं? बीज उर्वरक क्रांति। अब देखिए भारत के संदर्भ में अगर हम इसकी बात करते हैं तो भारत में इसके जनक कौन हो गए? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। जबकि विश्व की अगर हम बात करते हैं इसके जनक कौन है? कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग। और नॉर्मन बोरलॉग जो हैं उनको 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। अब भारत में हरित क्रांति की अगर हम बात करते हैं तो हरित क्रांति की जो रणनीति है उसको हम 2 चरणों में विभाजित कर सकते हैं, 2 चरणों में बांट सकते हैं। प्रथम चरण की अगर हम बात करते हैं तो प्रथम चरण जो है वो भारत में 1960 के दशक में प्रारंभ किया गया था। प्रथम चरण हरित क्रांति का जो है वो भारत में 1960 का जो दशक था उसमें प्रारंभ किया गया था, लेकिन भारत के इसे कुछ राज्यों में ही लागू किया गया था। कौन कौन से वो राज्य? प्रमुख रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है वहीं पर इसको लागू किया गया था। इसलिए प्रथम चरण को हम क्या कहते हैं? केंद्रीकरण चरण कहते हैं। और प्रथम चरण में केवल गेहूं और चावल पर इसको अपनाया गया था। प्रथम चरण में 1960 के दशक में गेहूं और चावल की कृषि पर हरित क्रांति को अपनाया गया था और इस वजह से गेहूं की जो उत्पादकता थी चावल की तुलना में, गेहूं की जो उत्पादकता थी उसमें तीव्र वृद्धि हुई। तो ये तो हो गया हमारा प्रथम चरण, ठीक है, जो 1966 के आसपास की अगर हम बात करते हैं तो 1960 के दशक में अपनाया गया था, लेकिन इसे अर्थव्यवस्था के कुछ ही क्षेत्रों में अपनाया गया, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? केंद्रीकरण चरण कहते हैं।
द्वितीय चरण की अगर हम बात करते हैं तो फिर भारत के अन्य सभी राज्यों में इसको लागू किया गया था। प्रथम चरण में केवल इसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में अपनाया गया था, लेकिन द्वितीय चरण में देश के अन्य सभी भागों में लागू किया गया था। और फसलों का जो क्षेत्र है, प्रथम चरण में केवल 2 फसलों गेहूं एवं चावल पर अपनाया गया था, लेकिन द्वितीय चरण में 5 फसल समूहों पर अपनाया गया था। गेहूं और चावल के साथ साथ में बाजरा, ज्वार और मक्का की जो कृषि है, खेती है, उस पर भी हरित क्रांति को अपनाया गया। लेकिन मुख्य रूप से उत्पादकता की अगर हम वृद्धि की बात करते हैं तो ज़्यादा उत्पादकता जो है, उत्पादन में वृद्धि वो किसकी हुई? गेहूं की हुई और उसके पश्चात चावल की। बाकी जो अन्य कृषि पदार्थ हैं उसके उत्पादन में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई। अब द्वितीय चरण है, इसमें हरित क्रांति पूरे देश में लागू की गई, इसलिए द्वितीय चरण को हम क्या कहते हैं? विकेंद्रीकरण का चरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण का मतलब हो गया कि इसे पूरे देश में लागू किया गया था, जबकि प्रथम चरण में केवल कुछ ही क्षेत्रों में लागू किया गया था, इसलिए इसको हम क्या कहते थे? केंद्रीकरण का चरण। जबकि द्वितीय चरण को हम कहते हैं विकेंद्रीकरण का चरण। और द्वितीय चरण में देश के विभिन्न भागों में जैसे हरित क्रांति को लागू किया गया था, तो इस चरण के अंतर्गत मुख्य रूप से चावल हैं, दलहन हैं, मोटे अनाज हैं, खाद्य तेल जो हैं, उनके उत्पादन को बढ़ाने का भी लक्ष्य रखा गया था। विकेंद्रीकरण के चरण में, द्वितीय चरण में जो मोटे अनाज है, मोटे अनाज में जैसे बाजरा, ज्वार, मक्का आ गया है। फिर दलहन की अगर हम बात करते हैं, अनाज हो गया, चावल हो गया, खाद्य तेल हो गए, इन सभी के उत्पादन को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था। और इस चरण में जो सूखी खेती होती है, ड्राई फार्मिंग, जिसके लिए सिंचाई की कम आवश्यकता होती है, उस पर बल दिया गया। साथ साथ में द्वितीय चरण में जो क्षेत्रीय विषमता होती हैं उसको कम करने का प्रयास किया गया था। और पर्यावरण को संतुलन बनाए रखना, ठीक है, पारिस्थितिकी जो संतुलन है उसको बनाए रखने के लिए प्रयास किया गया। साथ में देखा कि मृदा की जो उपजाऊपन होता है, जो उर्वरा शक्ति है, वो नष्ट नहीं हो, तो कृषि के साथ साथ में मृदा जो है उसका उपजाऊपन बना रहे, उसके लिए भी प्रयास किए गए। रासायनिक उर्वरकों का अगर ज़्यादा प्रयोग किया जाता है तो उससे मिट्टी जो है वो खराब हो जाती हैं, तो इस स्थिति में जो जैविक रसायन हैं उनके प्रयोग पर भी बल दिया गया था। साथ साथ में जल प्रबंधन की जो तकनीक है उसको अपनाने का प्रयास किया गया था। तो द्वितीय चरण में इन सभी पर बल दिया गया था। फिर हरित क्रांति के अगर हम प्रमुख घटकों की बात करते हैं तो हरित क्रांति में कौन कौन से घटक हैं? तो इसमें अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग किया गया, जिसको हम क्या कहते हैं? HYV बीज, HYV प्रोग्राम भी कह सकते हैं, HYV हाई यील्डिंग प्रोग्राम, ठीक है, HYVP प्रोग्राम भी इसको हम कह सकते हैं। इसमें हाई यील्डिंग वेराइटी के जो बीज होते हैं उनके प्रयोग पर बल दिया गया था, HYVP कह सकते हैं। हाई यील्डिंग उच्च क्वालिटी के जो बीज होते हैं उनके प्रयोग पर बल दिया गया था, ताकि कृषि की जो उत्पादकता है वो तेज़ी से बढ़े। साथ साथ में जो खाद हैं, रासायनिक उर्वरक हैं, उनके प्रयोग पर भी बल दिया गया था, ताकि कृषि उत्पादकता जो है उसको तेज़ी से बढ़ाया जा सके। फिर इसमें ये प्रयास किया गया था कि एक वर्ष के अंतर्गत हम कई फसलों का उत्पादन जो है वो कर सकें, क्योंकि जब अच्छे किस्म का प्रयोग किया जाएगा तो अच्छे किस्म का प्रयोग करने से कृषि उत्पादकता क्या होगी? बढ़ेगी और कम समय में फसलें तैयार हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में एक वर्ष में हम कई फसलों का उत्पादन कर सकते हैं। फिर इसमें अच्छी तकनीक, नई तकनीक जो है उसके प्रयोग पर बल दिया गया था, ताकि कृषि उत्पादकता को तेज़ी से बढ़ाया जा सकें। साथ साथ में कृषि के लिए जो आधारभूत सुविधा होती हैं, परिवहन की सुविधा होती हैं, सिंचाई की सुविधा है, उत्पादन करने के बाद उनके भंडारण की जो सुविधा है, इन सभी सुविधाओं को भी बेहतर करने का प्रयास किया गया है। इस क्रांति के फलस्वरूप जैसे कृषि उत्पादकता अगर तेजी से बढ़ेगी तो इस स्थिति में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की अगर हम बात करते हैं तो वो भी
इसी समयावधि में लागू किया गया था। साथ साथ में किसानों को बेहतर वित्तीय सुविधाएं, ऋणों की जब आवश्यकता होती हैं विभिन्न कार्यों के लिए, तो वो उपलब्ध कराने के लिए बहुत सारे उसमें सुधार किए गए थे। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया गया था। कृषि सेवा केंद्रों की स्थापना की गई ताकि कृषकों की जो भी समस्याएं होती हैं उनको जल्दी से दूर किया जा सके, तो इसके लिए कृषि सेवा केंद्रों की स्थापना की गई। कृषि उद्योग निगम की स्थापना की गई ताकि कृषकों को मशीन, उपकरण, ट्रैक्टर, पंप सेट जो हैं वो आसानी से उपलब्ध कराए जा सकें। तो ये सारे प्रोग्राम जो हैं वो हरित क्रांति के अंतर्गत अपनाए गए ताकि कृषि उत्पादकता को तेजी से बढ़ाया जा सके। अब हरित क्रांति की अगर हम बात करते हैं तो हरित क्रांति से भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या क्या सफलता मिली है, कौन कौन सी उपलब्धियां हुई है, या हरित क्रांति का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है, उसको हम देखते हैं। तो हरित क्रांति का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है, तो सबसे पहले प्रभाव की अगर हम बात करते हैं तो हरित क्रांति के फलस्वरूप फसलों का जो कुल उत्पादन है, फसलों की जो उत्पादकता है, उसमें तेजी से वृद्धि हुई। और हरित क्रांति का मुख्य रूप से जो प्रभाव पड़ा है वो किसके ऊपर पड़ा है? गेहूं के उत्पादन पर। गेहूं के जो उत्पादन है वो तेजी से बढ़ा है, इसलिए बहुत सारे विद्वान हरित क्रांति को गेहूं क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति को किस नाम से जानते हैं? गेहूं क्रांति कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा उत्पादन में वृद्धि किसकी हुई? गेहूं की। इसलिए गेहूं के उत्पादन की अगर हम बात करते हैं तो 1965-66 में गेहूं का जो उत्पादन था वो कितना था? लगभग 1 करोड़ टन के आसपास था, जो सन 2013-14 तक कितना हो गया? बढ़कर 9 करोड़ 59 लाख टन हो गया। तो गेहूं का जो उत्पादन है वो इस समयावधि में तेजी से बढ़ा, इसलिए विद्वान इसको क्या कहते हैं? गेहूं क्रांति कहते हैं। गेहूं की जो प्रति हेक्टेयर उत्पादकता है उसमें भी तेजी से वृद्धि हुई थी। गेहूं की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंत की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि देखो नया तीसरी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो कितनी थी? 65 तक थी, 1960 से 65 के बीच में थी। तो इस समयावधि की अगर हम बात करते हैं तो गेहूं की जो प्रति हेक्टेयर उत्पादकता थी वो कितनी थी उस समय? 851 किलोग्राम थी, जो बढ़कर 2013-14 में कितनी हो गई थी? 3075 किलोग्राम। इसका मतलब गेहूं का जो उत्पादन है वो बढ़ा है, साथ में उसकी प्रति हेक्टेयर उत्पादकता है वो भी तेजी से बढ़ी है। लेकिन दालों के उत्पादन की अगर हम बात करते हैं तो प्रथम चरण में दालों का जो उत्पादन है वो बहुत कम रहा है, या उसमें हम ऋणात्मक वृद्धि कह सकते हैं। तो दालों का जो उत्पादन है, दालों की जो उत्पादकता है, दोनों में इनकी जो वृद्धि वो एक तरह से ऋणात्मक रही है। उर्वरकों के प्रयोग की अगर हम बात करते हैं तो जब भारत सरकार के द्वारा भारत में भारतीय अर्थव्यवस्था में हरित क्रांति को अपनाया गया तो इससे उर्वरकों का जो प्रयोग है, रासायनिक उर्वरकों का जो प्रयोग है वो तेजी से बढ़ा है। 1952-53 में उर्वरकों का प्रयोग कितना होता था? 66,000 टन के आसपास होता था, जो 2013-14 में बढ़कर कितना हो गया? 239.6 लाख टन। ठीक है, ये कितना है यहाँ पे? लाख टन। तो इसका मतलब क्या हो गया? रासायनिक उर्वरकों का जो प्रयोग है वो 1952 से 53 से लेकर 2013-14 की अवधि में बहुत अधिक मात्रा में बढ़ा है। पहले कितना था? 52 के आसपास 66,000 टन था, जो 2013-14 तक बढ़कर कितना हो गया? 240 लाख टन के आसपास हो गया है। फिर हम सिंचाई सुविधाओं की अगर हम बात करते हैं तो हरित क्रांति अपनाने के फलस्वरूप भारत में सिंचाई सुविधाओं का भी तेजी से विस्तार हुआ है। सिंचाई संभाव्यता की अगर हम बात करते हैं तो 1950-51 में कितने क्षेत्र पर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध थी? 2.26 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर, जो 2011-12 की अवधि में बढ़कर कितनी हो गई हैं? 11.32 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर हो गई हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हरित क्रांति के फलस्वरूप सिंचाई सुविधाओं का भी विकास हुआ है। साथ साथ में हरित क्रांति जब प्रारंभ की गई थी तो भारतीय कृषि जो थी उसको परंपरागत तरीके से हटाकर उसको आधुनिक बनाना था, मतलब उसमें मशीनों और उपकरणों के प्रयोग
पर बल दिया गया। मतलब हरित क्रांति अपनाने से कृषि क्षेत्र में, भारतीय कृषि में मशीनों एवं उपकरणों का जो प्रयोग है उसको भी प्रोत्साहन मिला। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हरित क्रांति में उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्नत किस्म के बीज हैं, उर्वरकों का जो प्रयोग है वो तेजी से बढ़ा है। जो कीटनाशक दवाइयाँ थी उनका जो प्रयोग है वो भी व्यापक स्तर पर किया गया। इससे अर्थव्यवस्था में कृषि उत्पादन बढ़ने के साथ साथ में रोजगार का जो स्तर है उसमें भी वृद्धि हुई है। स्वतंत्रता से पहले हम विदेशों के ऊपर आयात, खाद्यान्न को आयात जो हम विदेशों से करते थे, अनाज के लिए हम विदेशों के ऊपर निर्भर थे। विदेशों के ऊपर जो निर्भरता थी वो धीरे धीरे कम होगी। भारत में खाद्यान्नों का जो उत्पादन है वो तेजी से बढ़ा। स्वतंत्रता की अगर हम बात करते हैं, स्वतंत्रता के समय तो जो अधिकांश जनसंख्या थी वो जीवन निर्वाह के लिए कृषि पर निर्भर थी। विदेशों से अनाजों का आयात किया जाता था, विदेशों के ऊपर निर्भरता थी। लेकिन हरित क्रांति के फलस्वरूप ये जो निर्भरता है, विदेशों के ऊपर निर्भरता जो थी वो समाप्त हो गई। कृषि उत्पादन तेजी से बढ़ा, खाद्यान्नों का उत्पादन तेजी से बढ़ा, और खाद्यान्नों का उत्पादन तेजी से बढ़ने से अनाज की जो कीमतें थी उसमें स्थिरता आई है। और साथ साथ में कृषि उत्पादन बढ़ने से कृषि से संबंधित जो उद्योग थे उनको भी कच्चे माल की आपूर्ति आसानी से होने लगी। तो इस तरीके से हम करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो हरित क्रांति है उसका एक तरह से अनुकूल प्रभाव पड़ा है, लेकिन इसके कुछ विपरीत प्रभाव हैं, कुछ असफलता हैं, कुछ समस्याएं हैं, या हरित क्रांति को जो अपनाया गया उसकी कुछ कमियां हो सकती है। वो कमियां कौन कौन सी बताते हैं अर्थशास्त्री। पहला जैसा है पर्यावरण या पारिस्थितिकी को नुकसान। कि जब हरित क्रांति को अपनाया गया तो हरित क्रांति को अपनाने से जो रासायनिक उर्वरक हैं उनके प्रयोग पर बल दिया गया था। इससे भूमि का जो उपजाऊपन है उसमें एक तरह से कमी आ गई है। तो हम कह सकते हैं कि पर्यावरण को एक तरह से नुकसान हुआ है, पारिस्थितिकी जो तंत्र है उसको एक तरह से नुकसान हुआ है। फिर दूसरा प्रभाव की अगर हम बात करते हैं इसकी कमी की, तो वो क्या है, क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि। हरित क्रांति से कृषि उत्पादन जो बढ़ा है वो पूरे भारत में नहीं बढ़ पाया है, कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रहा है। मुख्य रूप से जैसे पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, इन क्षेत्रों में कृषि उत्पादन जो है वो तेजी से बढ़ा। लेकिन अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कृषि उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पाई, जिससे क्षेत्रीय असमानता है उसमें वृद्धि हुई है। साथ में अगर हम बात करते हैं इससे व्यक्तिगत असमानता में भी वृद्धि हुई है। हरित क्रांति का जो प्रभाव है वो जो बड़े बड़े किसान हैं उन तक पहुंच पाया है, जो छोटे छोटे किसान हैं उनको हरित क्रांति का लाभ नहीं मिल पाया, जिससे व्यक्तिगत असमानता है वो बढ़ी हैं। फिर कृषि उत्पादन में अगर हम हरित क्रांति को अपनाने की बात करते हैं तो इसका जो उत्पादन है वो कुछ, इसको अपनाने की अगर हम बात करते हैं तो वो केवल कुछ फसलों तक ही सीमित रही हैं, और मुख्य रूप से वो भी गेहूं और चावल। बाकी जैसे दलहन, तिलहन जो हैं उनका जो उत्पादन है उनमें इसका प्रयोग नहीं हो पाया है। तो हरित क्रांति जो है उसका प्रयोग केवल कुछ फसलों तक ही सीमित रहा है, सभी फसलों के उत्पादन में इसको अपनाने में सफलता नहीं मिली है। जो वाणिज्यिक फसलें हैं उनके उत्पादन में, उनकी उत्पादकता में वृद्धि को हरित क्रांति के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सका। तो वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन में असफल हो गई हरित क्रांति। और हरित क्रांति जो है सरकार का एक उद्देश्य है धारणीय कृषि, ऐसी कृषि जो उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ में जो पर्यावरण है उसको किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचे। पारिस्थितिक संतुलन की अगर हम साथ साथ में बात करते हैं तो उस अवधारणा को एक तरह से चोट लगी। क्यों? क्योंकि हरित क्रांति की अगर हम बात करते हैं तो इसमें रासायनिक उर्वरक जो होते हैं, रासायनिक खाद हैं, उनके प्रयोग पर बल दिया गया था जो धारणीय कृषि को प्राप्त करने में बाधक हैं। तो इस तरीके से कुछ समस्याएं भी हैं, लेकिन कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हरित क्रांति के फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गई। स्वतंत्रता के समय या उससे पहले भारत में अपनी खाद्यान्न आवश्यकताएं जो थी उसको पूरा करने के लिए विदेशों से खाद्यान्नों का आयात करना पड़ता था, विदेशों के ऊपर निर्भरता थी। लेकिन हरित क्रांति अपनाने के बाद में भारत जो है खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है।